आज मैं हाजिर हूँ एक नए लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक है पियाजेज स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी के अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से पियाजे को अथॉरिटी तस्वुर किया जाता है। पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट था जिसने अपने 3 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनकी लर्निंग, उनकी साइकोलॉजी को स्टडी किया और बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस बयान की। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि पियाजे ने कौन कौन सी स्टेजेस बयान की, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और लर्निंग किस तरह से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इसको आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटल पैटर्न बनेंगे और आप शुरू से पहली स्टेज से चौथी स्टेज तक इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने चीज़ें कनेक्ट की हैं। इसलिए ज़रा आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा इस वीडियो में और तवक्को ये है कि आपको ये याद रहेगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। चलते हैं हम पहली स्टेज की तरफ, सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि होती है 0 से 2 साल तक। इस स्टेज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बच्चा सीखता कैसे है? अब सीखता कैसे है जी? सेंसरी और मोटर स्किल्स के साथ, यानी अपने 5 सेंसेस का उसको इस्तेमाल आता है और अपनी मूवमेंट्स का वो इस्तेमाल करता है, जिससे उसके माइंड के अंदर स्कीमा बनते हैं, मेंटल पैटर्न्स बनते हैं और वो सीखना शुरू कर देता है। वो टेबुला रासा नहीं है, क्योंकि ये मेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको कहते हैं, टेबुला रासा के खिलाफ था और ये कहता था कि बच्चे के दिमाग के अंदर खुद ब खुद पैटर्न्स बनना शुरू करते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसको कुदरती तौर पर एक्शन और रिएक्शन के बदले इन्वायरमेंट से जो वो करता है उसे वो सीखता जाता है और उसकी डेवलपमेंट होती जाती है। तो सबसे पहली स्टेज में वो सेंसेस का भरपूर इस्तेमाल करता है, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करता है। मतलब उसने सबसे पहले सकिंग सीखी, फिर अपने अंगूठे को, फिर इसके अलावा कोई किसी ने चीख मारी उसने रिफ्लेक्स एक्शन किए। तो शोर शराबे के अंदर रोना उसने कैसे सीखा, वो रोने के ज़रिए अपनी चीज़ें लेने की कोशिश कर रहा है, तो उससे उसके मेंटल पैटर्न्स बन रहे हैं। फिर क्या करता है? इमिटेट करता है। आप उसको, यानी 2 साल तक का बच्चा, 0 से 2 साल तक का बच्चा, तो वो 6 महीने 7 महीने का, आप उसको ऐसे ज़बान निकालेंगे, वो आपको ज़बान निकाल के दिखाएगा। आप उससे सर टकराएंगे, दूसरी मर्तबा वो भी आपसे सर टकराने की कोशिश करेगा। मतलब इमिटेशन, वो कॉपी करता है आपको, आपके सारे जो एक्शंस हैं मोस्टली उसको वो कॉपी करता है और उससे सीखता जाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जब तक 9 महीने तक का, तकरीबन 8-9 महीने तक का होता है, तो उसके लिए जो चीज़ उसके सामने, मतलब उसको मोबाइल आपने दिखाया और उसके बाद आपने उसको छुपा के रख दिया, तो उसके लिए होगा कि ये मोबाइल था ही नहीं। इस फीचर को कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब 9 से 10 महीने के बाद उसको अब इस चीज़ की परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी 9 महीने तक उसको पता नहीं चलना कि एक चीज़ उसके सामने आई, जब छुपा दी तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गई। लेकिन जब वो आया जनाब 9-10 महीने 11 महीने का हुआ, तो अब उसको पता चल जाएगा कि वो जो मोबाइल आपने कहीं इधर पीछे छुपा के कहीं पर रखा है वो मौजूद है। वो उसकी तलाश शुरू कर देगा। वो उसके लिए जो है ना, वो आपसे कोशिश करेगा कि वो वाली चीज़ आपने दिखाया, कोई टॉय आपने दिखाया, तो वो उसको लेने की कोशिश भी करेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये एक मेन फीचर है, इसको याद रखिएगा कि ये 9 से 10 महीने और उसके बाद बच्चे को पता लगना शुरू हो जाता है। अब दूसरी स्टेज पे हम चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए का, ये वैसे सारी स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, लेकिन ये वाली अगर ये आपको समझ लगी तो आगे समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड हैं। अब प्री ऑपरेशन, यानी इसके अंदर जो थिंकिंग है ना, वो कोई इतना लॉजिकल नहीं होती। उसके जो ऑपरेशंस का मतलब होता है थिंकिंग करना, कोई काम करना, उसके काम करने से पहले की स्टेज ये होती है 2 से 7 साल तक। इधर इलॉजिकल थॉट्स होती हैं, जिधर अड़ गया सो अड़ गया। जो वो सोचता है वो समझता है कि सारे के सारे वैसा ही सोचते हैं। तो इलॉजिकल, बगैर किसी पैटर्न के उसकी थॉट्स शुरू हो जाती हैं। वो अभी थॉट्स की ट्रायल एंड एरर कर रहा है।
आप इसको ट्रायल एंड एरर के ज़रिए वो अपनी कोशिश करेगा, अटकल लगाएगा, अगर लग गई ठीक, नहीं तो लेकिन वो अपनी ज़िद पे बहुत अड़ा रहेगा। तो इलॉजिकल थॉट्स होती हैं, कोई उसके अंदर सिस्टम नहीं होता, लॉजिक कोई नहीं होती। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत क्रूशल होती है इस एज के अंदर। 18 महीने से 2 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई लैंग्वेज, तकरीबन कहते हैं कि 1800 से 2000 वर्ड एक लैंग्वेज को बोलने के लिए होते हैं, तो ये उसको आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चों में थोड़ा लेट आते हैं, कुछ में अर्ली आ जाते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, बहुत क्रूशल टाइम होता है और इसी में ये बहुत ज़्यादा गेन करता है। प्याजे कहते हैं कि बच्चा सोचता पहले है और फिर स्पीकिंग करना शुरू करता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट सोचता पहले कैसे है, वो तो यहाँ से सोच रहा है ना, प्याजे कह रहा है, यूज़ ऑफ सेंसेस कर रहा है, यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स कर रहा है, और उधर उसके मेंटल पैटर्न बनना शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले सोच रहा है और उसके बाद उसकी जो सोच डेवलप हो रही है, फिर उस सोच को बैबलिंग के ज़रिए बुड़बुड़ा के और फिर वर्ड्स का लिबादा पहना के वो शुरू कर देता है अपना काम। इसको कुछ मसाइल होते हैं इस टाइम में। कांट क्लासीफाई, चीज़ों की क्लासिफिकेशन उसके लिए मसला होता है, वो क्लासीफाई नहीं कर सकता चीज़ों को। उसके बाद नो सीरिएशन, यानी छोटी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ है, तो वो उसको सीरीज़ बनाना आसानी के अल्फाज में, कि जो एक छोटा ब्लॉक रखा है उससे बड़ा ब्लॉक, उससे बड़ा ब्लॉक, उसको कहें कि ये ऐसे इसको सीरीज़ लगाओ, वो नहीं लगा सकेगा, उसको मुश्किल पेश आएगी। उसके बाद नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, अब उसको पानी का गिलास दे दें, उसको एक खुले बर्तन के अंदर डालेंगे तो वो समझेगा कि ये कम हो गया, और कोई बारीक वेसल के अंदर एक लंबे आप गिलास में वही वाला पानी आप डाल दें तो वो समझेगा कि जो लंबा गिलास है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। तो वो वॉल्यूम को समझना और उसकी क्वांटिटी को, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नहीं पता कि ये वही चीज़ है, वॉल्यूम भी वही रहा है, लेकिन उसके लिए होगा कि जो लंबूतरी चीज़ है वो ज़्यादा है। तो इस कानून को वो नहीं समझता। कांट रिवर्स अप थॉट्स, यानी अपनी थॉट्स को रिवर्स नहीं कर सकता। उसको आप बता दें 2 और 2 4 होते हैं, उससे अगर पूछें 4 हैं, इसको आप डिवाइड करके दिखाओ, लेकिन वो उसका रिवर्स एक्शन नहीं कर सकेगा कि 4 में से 2 अगर निकाल लें तो कितने होते हैं, तो उसका रिवर्स एक्शन उसके लिए थोड़ा मसला होता है। तो कांट रिवर्स थॉट्स। अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं इस एज को, 2 से 7 साल, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड। और टॉय एज भी, बच्चे खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत उनकी साइकोलॉजी के लिए, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टॉय एज कहते हैं। उसके बाद बच्चा इसमें ईगो सेंट्रिक होता है, मैं ही मैं हूँ, मैं ये सोचता हूँ, दूसरे भी ऐसा सोचते होंगे, तो ये वाला उसका कंसेप्ट है। ये वैसे बाज़ बड़ों में भी होता है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक और खसूसियत एनिमिज़म, वो कहता है कि जो मेरा टॉय है ये जिंदा है, उसको अगर कोई उसका बड़ा भाई उसको तंग करने के लिए उसका गर्दन मरोड़ता है तो वो समझेगा कि ये इसको मार रहा है। तो ये इसको एनिमिज़म कहते हैं कि मुर्दा चीज़ों के अंदर भी वो इंसानों जैसी खसूसियात तलाश करता है और वैसे ही उनके साथ बिहेव करता है, उनके साथ बातें करता है जैसे अपने भाई से कर रहा हो। तो ये एनिमिज़म कहलाता है। मैंने आपको कहा था कि इसको अगर आपने गौर से देख लिया आगे कोई मसला नहीं है। 2 से 7 साल की प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, अब कंक्रीट ऑपरेशन, उसके जो काम हैं, उसके जो ऑपरेशंस हैं वो ज़रा कंक्रीट सॉलिड किस्म के जो है ना वो काम करेगा। उसकी जो एज है वो 7 से 11 साल तक की, इसको हम कंक्रीट ऑपरेशंस। इधर क्या था, इलॉजिकल थॉट्स थी, यहाँ पर लॉजिकल थॉट्स, कुछ ना कुछ लॉजिक वो पेश करना शुरू कर देगा। चीज़ें अब ठीक तरीके से, आसान अल्फाज में बताऊं, ठीक तरीके से करना शुरू कर देगा। उसके दिमाग के अंदर एक काम करने का सिस्टम बन चुका होगा। तो ये लॉजिकल थिंकिंग और कंक्रीट ऑपरेशन करता है, ठीक काम कर सकता है मुनासिब हद तक। अब ट्रायल एंड एरर का इसका जो टाइम था, इलॉजिकल टाइम था, नॉन सिस्टमेटिक था, यहाँ पर ज़रा कंक्रीट थिंकिंग उसकी हो गई और सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन इसकी एक मेन फीचर है कंक्रीट ऑपरेशन, कि चीज़ें, ऑब्जेक्ट जो उसके सामने होंगे वो आसानी से कर लेगा। जो अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगा, जो जिसको हम कह सकते हैं मेटाफिजिकल होगा,
ख्याली चीज़ें वो उसके अंदर मुश्किल होंगी। तो कंक्रीट चीज़ों के ऊपर कंक्रीट ऑपरेशंस कर सकता है। ये आपको आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब 2 से 3 लैंग्वेजेस उसने डेवलप कर ली। यहाँ पर जो है उसने लैंग्वेज डेवलप की थी 2 से 7 साल तक। यहाँ पर उसको क्योंकि स्कूल जाने लग गया, मदर लैंग्वेज भी उसको आ गई, उसके अलावा जो उसकी नेशनल लैंग्वेज है एक आधी और अंग्रेज़ी वगैरह वो भी उसको आ गई। तो यहाँ पर उसकी लैंग्वेजेस मज़ीद डेवलप हो जाती हैं। इधर क्या करता था 2 से 7 साल, कांट क्लासीफाई नहीं कर सकता था कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें बकरियां हैं, ये बफलोज हैं, ये कैट्स हैं। तो वहाँ पर क्लासीफाई वो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर चीज़ों को वो क्लासीफाई कर सकता है। आप गड़मड़ चीज़ें उसके सामने फेंक दें और उसको कहें तो वो आसानी से जो देखने छूने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो आसानी से उनको क्लासीफाई कर लेगा। मेक सीरीज़, छोटी बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, या सबसे बड़ी पहले उससे छोटी और उससे छोटी चीज़। ये अब सीरिएशन भी समझता है, सीरीज बना सकता है। यहाँ नहीं बना सकता था प्री ऑपरेशंस के अंदर। इधर इसको मसाइल थे, प्री ऑपरेशन में बड़े मसाइल थे इसको, यहाँ पर हल होना शुरू हो गए। अब ये कर सकता है जी। इसके बाद यहाँ पर प्री ऑपरेशन में क्या था, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, के जो एक चीज़ है सेम वॉल्यूम की वो दूसरे वेसल में जाएगी, वॉल्यूम सेम रहेगा। इधर इसको समझ लग गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि वो उतना ही रहती है, बेशक उस वेसल को आप जितना ऊंचा कर दें उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो वो समझ जाएगा। 2 से 7 साल, कांट रिवर्स थॉट्स, यहाँ पर अपनी थॉट्स को रिवर्स नहीं कर सकता था कि 2 और 2 4 किए लेकिन 4 में से 2 नहीं निकाल सका। इधर क्या किया, 2 और 2 4 किए और 4 में से हमने कहा 2 जाएंगे, वो कहेगा 2 बच जाएंगे। तो रिवर्स थॉट यानी जो रिवर्स गियर है वो भी लगा के अब सोचना शुरू कर दिया उसने। इसको कहते क्या है जी, मशहूर है, लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं और प्री गैंग एज। गैंग एज आगे स्टार्ट होने वाली है, ये प्री गैंग एज कहलाती है। तो ये थे मेन फीचर्स। कनेक्टेड है प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये टोटल इसका अपोजिट आपको याद रह जाएगा, इसको आप याद कर लें और इधर आप आसानी से उसकी एडवांस फॉर्म या उसको बेहतर कर दें, बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बेहतर बताएंगे तो आसानी से ये सारी स्टेजेस आपको पता चल जाएंगी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल से शुरू होती है, जिसके अंदर आप और मैं भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बच्चे नहीं देखते तो इसलिए 12 साल और ऑनवर्ड इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फॉर्मल इसलिए है कि ये एडोलेसेंस का दौर है, बलूगत का दौर है और इस टाइम के अंदर जो बंदे की थिंकिंग होती है वो अब्स्ट्रैक्ट लेवल की हो जाती है। वो फ़लसफ़े को बयान कर सकता है, वो रिसर्च की बातें कर सकता है। तो इसको आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अब स्टार्ट हो गई उसकी, उसके बाद क्रिएटिविटी उसके अंदर आ गई, अब वो क्रिएशन कर सकता है। अब उसको कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर ज़रूरत थी इसको। यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बगैर भी आप उससे बातें करेंगे, उन बातों के रिस्पॉन्स में वो आपको जवाब देगा। तो ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डिडक्टिव थिंकिंग, यानी आप उसको कम्प्लेक्स बात बता दें, आप जनरलाइज बात बता दें, वो मिसालों के ज़रिए आपको समझाना शुरू कर देगा या उसके लिए आसान होगा, कम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से आपको बयान कर सकता है। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी आप उसको समझ लें, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। यानी डाइवर्ज वो एक पॉइंट से मुख्तलिफ जो है ना वो उसके अनासिर और उसका एनालिसिस करने के काबिल हो जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग है कि वो बहुत सारे जो अज्जा हैं उनको एक साथ मिला के एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकता है। तो क्रिएटिविटी इसलिए मैंने कहा आपको आसानी के लिए। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, एडोलेसेंट एज भी इसको कहते हैं और गैंग एज भी कहते हैं। ये टीन एजेस को कहते हैं, यानी 12 से 13 साल, 13 से 19 तक इसको टीन एज कहते हैं। बच्चा अपने आप को हर टाइम बाल बनाने का, शीशे के अंदर गुड बॉय गुड गर्ल वाला, ये वो वाली एज है। तो ये एडोलेसेंट है और
ईगोसेंट्रिक दोबारा से हो जाता है बच्चा। यहां पर किधर था ईगोसेंट्रिसिज्म, यहां पर था आई वाला प्री ऑपरेशन के अंदर, कंक्रीट ऑपरेशन के अंदर ये चीज खत्म हो गई थी, लेकिन जब फॉर्मल ऑपरेशन आया तो दोबारा ईगोसेंट्रिक, आप इसको एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिक कह सकते हैं। दोबारा से जो है ना वो अपनी थॉट्स को, अपनी चीज़ों को प्रेफर करेगा, मैं के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका फोकस होगा, अपने आइडियाज़ को मनवाने की कोशिश करेगा। और एक और वजह से भी ये मशहूर है, गैंग एज भी इसको कहते हैं। इस एज के अंदर गैंग, अपने दोस्तों के अंदर, मजमूए के अंदर, अपने क्लास के, अपने फेलोज़ के, अपने कलीग्स के अंदर जो है ना वो रहना बहुत पसंद करता है, ख़ुसूसन जब एडोलेसेंट का टाइम होता है। यानी ये 13 से 19 ईयर्स तक मोस्टली इसको एडोलेसेंट का पीरियड तस्वर किया जाता है। इस पीरियड के अंदर जो गैंग और उसके अंदर दोस्तियों के अंदर एक दूसरे के ऊपर जान कुर्बान करने वाली जो वो चीज़ होती है वो डेवलप होती है, इसलिए इसको गैंग एज के नाम से भी याद किया जाता है। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो करिकुलम डेवलपर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, तो वो करिकुलम इस अंदाज से बनाएंगे कि जो बच्चों की नीड्स हैं उनके मुताबिक करिकुलम उसको सर्व हो। यानी कंक्रीट एज के अंदर आप अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज डालेंगे तो बच्चे उसको पढ़ने के लायक नहीं होंगे, उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इसी तरह से टीचर्स अगर वो पढ़ा रहे हैं तीसरी चौथी क्लास वाले बच्चों को, कंक्रीट चीज़ों की बजाय वो उनसे फ़लसफ़ा बयान करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा बच्चों के लिए। तो एज के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक हमें टीचर को अपने मेथड को, अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इन सारी स्टेजेस को। तब जाके हम अपनी एजुकेशन को, अपने बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी है उसको बेहतर बना पाएंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने खूबसूरत कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।